इस वक्त की बड़ी खबर चीन विवाद से जुड़ी। चीन लगातार एलएसी पर भारत के लिए मुसीबतें पैदा करता रहा है और अब नेताओं की जासूसी का मामला सामने आने के बाद चीन की साजिशें बेपर्दा हो गई हैं। चीन की इन हरकतों का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए भारत के पास तुर्क का एक इक्का मौजूद है और ये इक्का है तिब्बत। तिब्बत की आजादी और उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र का मुद्दा उठाकर भारत चीन को घेर सकता है। भारत तिब्बत के जरिए चीन को तड़पा सकता है क्योंकि तिब्बत के लोग खुद को भारत का हिस्सा मानते हैं और चीन के जुल्मों सितम से आजादी चाहते हैं। कुछ दिन पहले ब्लैक टॉप से चीनी सैनिकों को भगाने के दौरान स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की कंपनी लीडर नईमा तेंजिन की शहादत ने तिब्बती लोगों में जोश भर दिया है, जिसके बाद वहां के लोग अब पूरी ताकत के साथ चीन के खिलाफ भारत के पक्ष में खड़े हो गए हैं। ऐसे में भारत अगर तिब्बत की आजादी को लेकर आक्रामक रवैया दिखाता है तो चीन पूरी तरह से बैकफुट पर चला जाएगा। भारत तिब्बत के मुद्दे को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी उठा सकता है, जहां उसे अमेरिका समेत कई बड़े देशों का समर्थन मिल सकता है और इसके जरिए भारत उस चीन को उसी के घर में घेर सकता है। चीन लगातार अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा। एक तरफ वो बातचीत कर रहा है तो दूसरी ओर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है और ऐसे में भारत अब नई चाल से चीन को तड़पा सकता है क्योंकि भारत अब चीन को घेरने के लिए तिब्बत पर अपनी नीति को बदल सकता है। ऐसे में भारत ने चीन के खिलाफ तिब्बत प्लान पर मंथन भी शुरू कर दिया और अब भारत तिब्बत और ताइवान को मान्यता दे सकता है। और यही नहीं, भारत चीन को घेरने के लिए तिब्बत के लोगों को खुला समर्थन भी दे सकता है। साथ ही भारत तिब्बत की निर्वासित सरकार को मान्यता भी दे सकता है। इसके अलावा भारत तिब्बत के युवाओं को लेकर एक फोर्स भी बना सकता है और ये फोर्स बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी की तर्ज पर हो सकती है। और इतना ही नहीं, भारत तिब्बत में मानवाधिकार हनन को जोर शोर से उठा सकता है। इसके साथ ही तिब्बत के समर्थन में भारत दुनिया को एकजुट भी कर सकता है। तो कुछ खास सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नीतीश कुमार तिब्बत शरणार्थी कैंप दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ हैं। अनुराग ढांडा हमारे साथ लेह से इस वक्त मौजूद है। मिंटू तामुली भारत चीन सीमा से इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जल्दी से पहले रुख नीतीश का कर लेते हैं। यानी नीतीश, भारत ने वो तैयारी कर ली है कि कैसे देना है चीन को जवाब? जी बिल्कुल, देखिए भारत के पास जो तुरुप का इक्का है, तिब्बतियन कार्ड जिसको कहते हैं, काफ़ी दिन से है, लेकिन भारत ने उस पर एग्रेसिवली जो है काम नहीं किया था। लेकिन अब वो वक्त आ गया है कि जब भारत को इस पर काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा भारत जो है इसको एग्रेसिवली उठा सकता है इस मुद्दे को। इसके अलावा जो अभी एसएफएस जैसे जो फोर्सेस हैं, वॉलंटियर की युवाओं की एक फोर्स जो है उसको भी जो है रेज कर सकता है। क्योंकि यहाँ जो मैं इस वक्त तिब्बती शरणार्थी कैंप में हूँ, मेरे आसपास जो है तिब्बती लोग हैं यहाँ पर। अभी कुछ देर पहले मुझसे बात कर रहे थे, फिलहाल बैठे हुए हैं, थक गए हैं। उन सब का यही कहना था कि हम पूरी तरह से इंडियन आर्मी के साथ हैं और चाइना के खिलाफ जो भी जंग होगी या जिस तरह का भी स्ट्रगल होगा, जिस तरह का भी भारत सरकार चाहेगी, हमें मौका दिया जाए, हम भारत सरकार के साथ हैं। ये धरती हमारी है और हम अब इस धरती के लिए जो है कुछ भी कर सकते हैं। तो जाहिर तौर से एक नया हौसला उनमें देखने को मिल रहा है। एसएफएस के जो कंपनी लीडर थे नाइमा तेंजिंग, जब वो शहीद हुए थे उसके बाद से एक नए जोश से वो लोग लबरेज हो गए हैं और कुछ कर गुजरने को तैयार हैं। उनका ये कहना है कि हम फिर जाकर चाइना से जो है लड़ सकते हैं, तो हमें मौका दिया जाए। यानी अनुराग, वहां के लोग भी अब यही चाह रहे हैं कि भारत इस तरीके का कदम उठाए और वो भारत के साथ है। देखिए बिल्कुल, तिब्बत के लोग तो काफ़ी वक्त से ये चाह रहे थे और जो वहाँ से निकल करके आए भारत में, वो भी लगातार ये उम्मीद कर रहे थे कि भारत निर्वासित जो सरकार है वहाँ की, उसको मान्यता दे दे। लेकिन भारत कभी भी, मैं लगातार ये बता रहा हूँ कि भारत का कभी भी एग्रेसिव मूवमेंट नहीं रहा है इस डायरेक्शन में कि हम दूसरे की सीमाओं में दखल नहीं देते हैं, दूसरे के मामलों में दखल नहीं देते हैं। लेकिन चीन जिस तरह की हरकत कर रहा है, उसका सबसे माकूल जवाब यही होगा कि आप तिब्बत के लोगों को मोरल सपोर्ट देना शुरू करें और उसके बाद लॉजिस्टिक में उनकी मदद करना शुरू करें। आपको कोई वॉलंटरी फोर्स बनवाने की भी जरूरत नहीं है, वहां के लोग वॉलंटरी फोर्स पहले से बनाए हुए हैं और जैसे जैसे उनको मदद मिलती जाएगी, इंटरनेशनल रिकॉग्निशन मिलता जाएगा, वो अपने आप में इतनी बड़ी परेशानी चाइना के लिए बन जाएंगे कि चाइना अपने सीमाओं के बाहर देख नहीं पाएगा। और लगभग यही रणनीति पर भारत फिलहाल काम भी कर रहा है कि अगर चाइना अपनी हरकतों से बाज नहीं आता है तो तिब्बत जो कि उसका डिस्प्यूटेड इलाका है, ताइवान जो कि उसका डिस्प्यूटेड इलाका माना जाता है, वहां पर भारत मान्यता और सपोर्ट देना शुरू कर देगा,
जो कि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ठीक और है। चीन को उसके स्तर अनुराग पर रहिए भी आप बहुत हमारे ज्यादा साथ, आप खतरनाक रहिए है। हमारे साथ। न्यूज 18 इंडिया के पास इस वक्त चीन से जुड़ी सुपर एक्सक्लूसिव खबर आ रही है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि पेंगोंग झील के पास चोटियों पर तिरंगा फहराने वाले जवानों ने शी जिनपिंग की सेना में दहशत का माहौल पैदा कर दिया। एसएफएफ यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स के जवानों ने चीन को इस कदर बेचैन किया कि चीनी सेना की रातों की नींद उड़ी हुई है। ऐसा महज इसलिए हुआ क्योंकि पेंगोंग झील के किनारे अपने हुनर का ट्रेलर दिखाने वाले जाबाजों ने अब तिब्बत को चीन के कब्जे से आजाद कराने की सौगंध खा ली है। न्यूज 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। चीन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। चीन से बदला लेने को तैयार तिब्बत के सूरमा। एसएफएफ के जाबाजों से दहशत में शी की लाल सेना। तिब्बत की आजादी के नारों से डर गया चीन। यह हुंकार इस वक्त शी जिनपिंग के कानों में गूंज रही है। इसी हुंकार ने शी की लाल सेना को दहशत में ला दिया है। एसएफएफ के ये जाबाज चीन के खिलाफ भारत का वो हथियार हैं जिनका मुकाबला करने के लिए चीन के पास कोई विकल्प नहीं है। और अब भारतीय सेना में शामिल तिब्बत के ये लड़ाके चीन से बदला लेना चाहते हैं। चीनी ड्रैगन के खिलाफ तिब्बत के ये गोरिल्ला गार्ड एक ऐसा दस्ता है जिनका मुकाबला करने में चीन के पसीने छूट चुके हैं। भारत चीन सीमा विवाद के बारे में पल पल की खबर ग्राउंड जीरो से हम लगातार आप तक पहुंचा रहे हैं। न्यूज 18 के पास अब चीन के कब्जे वाले तिब्बत से एक बड़ी जानकारी आ रही है। दावा यह किया जा रहा है कि एसएफएफ के जिन जाबाजों ने चीन को पेंगोंग झील के करीब 29 और 30 अगस्त की रात को धूल चटाई थी, अब उन्हीं जाबाजों ने अपने पराक्रम से तिब्बत में भी विरोध का बिगुल फूंक दिया है। विकास रेजिमेंट में भड़की बदले की आग। चीन के खिलाफ तिब्बत का आक्रोश। चीन से सरजमी वापस पाने का प्लान। एसएफएफ यानी स्पेशल फ्रंटियर फोर्स की विकास रेजिमेंट का नाम इस वक्त पूरी दुनिया की जुबान पर है। पेंगोंग झील के नजदीक कई चोटियों पर तिरंगा लहराने वाली इस फौज ने चीन के खिलाफ विरोध के सुरों को एक बार फिर बुलंद कर दिया है। विकास जो रेजिमेंट है वो सन ऑफ सॉइल ट्रुप्स है। उसके अंदर ज़्यादातर तिब्बतन ट्रुप्स हैं या लद्दाख रीजन के ट्रुप्स हैं जो यहाँ के एक एक दर्रे से एक एक जो रेशा है या जो एक एक कण है उससे वाकिफ़ हैं और चीन के लिए ये आगामी ऑपरेशंस में भी बहुत भारी पड़ने वाले हैं। दरअसल ये जवान उस वक्त सुर्खियों में आए जब 29-30 अगस्त की रात चीन के खिलाफ हुई कार्रवाई में विकास रेजिमेंट के एक जवान की शहादत की खबर आई। नीमा तेंजिन नाम के उस जवान की शहादत ने तिब्बत के शौर्य को दुनिया के सामने ला दिया। कंपनी लीडर नीमा तेंजिन के शौर्य को समझना है तो इन तस्वीरों से समझा जा सकता है। उनके अंतिम संस्कार के वक्त भारत माता की जय के अलावा तिब्बत देश की जय के नारे भी लगाए गए। भारत माता की जय, तिब्बत देश की जय, तिब्बत देश की जय, तिब्बत देश की जय। इतना ही नहीं, उनके अंतिम संस्कार के वक्त बौद्ध प्रार्थनाओं के साथ राष्ट्रगान की गूंज भी सुनाई दी। दरअसल नीमा तेंजिन साल 1987 में विकास रेजिमेंट में भर्ती हुए थे। तेंजिन के बारे में दावा किया जाता है कि उन्होंने तिब्बत को चीन के कब्जे से आजाद कराने की सौगंध खाई थी। नीमा तेंजिन बतौर कंपनी लीडर कई अभियानों में शामिल रहे। उन्हें माउंटेन वॉरफेयर का माहिर खिलाड़ी माना जाता था। उनका बड़ा बेटा भी इस रेजिमेंट में अपनी सेवाएं दे रहा है। नीमा तेंजिन की शहादत ने स्पेशल फ्रंटियर फोर्स को चर्चा में ला दिया और इसी फोर्स की चर्चा की वजह से चीन तिलमिला उठा। चीन ने अपने सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में लिखा है, भारत और चीन के बीच मौजूदा सीमा टकराव ने भारतीय बल के एक यूनिट को सुर्खियों में ला दिया है जिसमें निर्वासित तिब्बती शामिल किए जाते हैं। भारतीय मीडिया के मुताबिक ये एक अद्भुत यूनिट है और भारत की उकसावे वाली कार्रवाई में इसने अहम भूमिका अदा की है।
दरअसल भारतीय सेना के लिए यह बटालियन बेहद खास है और बेहद मुश्किल मिशन को अंजाम देने के लिए ये पूरी तरह से सक्षम है। 1962 की भारत चीन के बीच हुई जंग के बाद इसका गठन किया गया था। इस फोर्स को पूरी तरह से गोपनीय रखा गया। अभी भी इस फोर्स के बारे में लोगों के पास बेहद कम जानकारी है। शुरुआत में इस बटालियन में सिर्फ तिब्बती मूल के लोगों को रखा जाता था। अब तिब्बती मूल के लोगों के साथ गोरखा सैनिकों को भी रखा जाता है। इस फोर्स की अगुवाई एक इंस्पेक्टर जनरल करता है। फोर्स का इंस्पेक्टर जनरल भारतीय सेना के मेजर जनरल रैंक का अधिकारी होता है। इस रेजिमेंट के जवान भारतीय सेना के लिए एक ऐसा अचूक हथियार हैं जो पल भर में दुश्मन की छुट्टी कर सकते हैं। पहाड़ के उबड़ खाबड़ इलाकों में ये जवान सर पर दौड़ सकते हैं। जिन इलाकों में तापमान बेहद कम होता है वहां इन जवानों को रहने की आदत होती है और ऐसा महज इसलिए होता है क्योंकि एसएफएफ के जवानों की ट्रेनिंग बेहद कठिन होती है। ट्रेनिंग के दौरान इन्हें हर मुश्किल हालात का सामना करना होता है। दुश्मन देशों को इस फौज के मूवमेंट की कोई जानकारी नहीं मिल पाती। एसएफएफ के जवानों को कठिन ट्रेनिंग के बाद एकदम फौलाद बना दिया जाता है। ये कभी भी किसी भी चुनौती का सामना करने के लिए तैयार रहते हैं। टीम के अधिकारी का आदेश मिलते ही ये जवान दुश्मन पर अचानक धावा बोल देते हैं। ये उस एरिया को बिल्कुल ऐसे जानते हैं जैसे उनका ये प्लेग्राउंड हो और वो एक माउंटेन गोट की तरह पहाड़ों पे चढ़ते हैं। उनका अदम्य साहस, उनके अंदर जो एग्रेसिवनेस है वो देखते ही बनती है। मुश्किल से मुश्किल ऑपरेशन ये आसान तरीकों से कर सकते हैं और चीन के लिए ये एक चिंता का विषय है। स्पेशल फ्रंटियर फोर्स ने ऑपरेशन ब्लू स्टार के अलावा करगिल युद्ध में भी अपनी अहम भूमिका निभाई है। यही वजह है कि भारतीय सेना के इस दस्ते की वजह से चीन की चिंताएं और ज्यादा बढ़ गई हैं, क्योंकि जिन इलाकों में चीन के सैनिकों को रहने की आदत नहीं है उन इलाकों में ये न सिर्फ बड़े आराम से रह सकते हैं बल्कि किसी भी आपात स्थिति में दुश्मन की सेना के छक्के छुड़ा सकते हैं। यानी अनुराग, अब चीन को जवाब देने के लिए किस तरीके से तुरुप का इक्का यानी तिब्बत का इस्तेमाल किया जा सकता है, इस पर भारत सोचना भी शुरू कर चुका है। देखिए, भारत बिल्कुल इस पर सोचना शुरू कर चुका है और एसएफएफ की जो बात कर भी रहे थे हम अभी, वो एक हथियार है, वो एक अचूक हथियार है। इस पूरी तिब्बत रीजन में अगर हम ये कहें कि एक रिवोल्ट की शुरुआत हो, वहाँ पर एसएफएफ को बढ़ावा मिले, तो वो एक अचूक हथियार है। और मैं आपको एक तस्वीरों के जरिए समझाना चाहूँगा कि जो सामने जिस तरीके के हमारे सामने ये पहाड़ी है, इसको ज़रा आप समझिए कि बहुत डिफिकल्ट टेरेन है और अगर कोई ग्राउंड फोर्सेज हैं तो उनके लिए इस पर लड़ना लगभग नामुमकिन होता है, जो कि चाइना मेनलैंड जो है वो यहाँ से बहुत ज़्यादा दूरी पर है। उसका टेरेन बिल्कुल अलग है चाइना मेनलैंड का, और वहाँ से जो सैनिक आकर के इस इलाके में लड़ते हैं उनको अनुभव नहीं है इस इलाके में लड़ने का, जबकि एसएफएफ उसके बिल्कुल ऑपोजिट इन्हीं इलाकों में खेले हैं ये लोग, इन्हीं इलाकों में बड़े हुए हैं, चप्पे चप्पे को जानते हैं इस पूरे इलाके के। यानी यहाँ पर कोई मुकाबला नहीं है चाइना की आर्मी का और एसएफएफ का। एसएफएफ का निश्चित तौर पर अपर हैंड यहाँ पर है और इसीलिए ये अचूक हथियार है। इनमें अगर कॉन्फिडेंस आ गया और तिब्बत के लोगों का अगर पूरा सपोर्ट जिस तरीके से अभी मिल भी रहा है, तो ये एक इस तरीके का हथियार है कि तिब्बत में एक इस तरीके का रिवोल्ट हो सकता है कि चाइना को वही मैनेज करना मुश्किल हो जाएगा। इंडियन बॉर्डर को तो चाइना भूल ही जाएगा अगर इंडिया इसको बढ़ावा देता है या सपोर्ट करता है किसी भी तरीके से। तो चाइना अपने अंदर जो अभी कब्जे में है तिब्बत का इलाका, उसके उसी इलाके में उलझ करके रह जाएगा। एसएफएफ इस तरीके का हथियार है भारत के पास। बिल्कुल, यानी एसएफएफ जिसका जिक्र अनुराग भी कर रहे हैं मिंटू, ये ऐसा हथियार है जो छक्के छुड़ा देगा चीन के। जी, सिर्फ एसएसएफ बोल के नहीं है, हमारे पास लद्दाख स्काउट है, अरुणाचल स्काउट है और एसएफएफ है। ये लोग जो है जिस तरीके थोड़ा पहले जिसने हमारे सहयोगी ने जिक्र किया, अब चीन का जो टेरेन है वो वैली है। मैंने खुद मुआयने किया, बॉर्डर में जाके देखा है, मैंने जाके देखे हैं मैंने, वो वैली है और हमारे टेरेन जो बहुत टफ है। तो हमारे टेरेन में ये बंदे जो अरुणाचल सेक्टर में हो, तो हमारे अरुणाचल स्काउट हो या आपके नागा स्काउट हो या नागा रेजिमेंट हो, असम राइफल हो, ये लोग यहाँ पे मजबूत से डटे हुए हैं।
उसके बाद आपका लद्दाख स्काउट हो गया, लद्दाख सेक्टर में अभी एसएफएफ, ये लोग, ये जो बर्फीले इलाका है या जो टेरेन है, इनको ये लोग खुद महसूस कर सकते हैं और वहां पे वो लोग अपना मेंटेन कर सकते हैं, जो कि चीन नहीं कर सकते हैं। चीन के वो वैली है, हमारे जो ट्रेन है, तो इसको देख के चीन और भी बौखला गया है, जो कि एसएफएफ अभी रवाना हो रहे हैं, जो कि आप करगिल युद्ध में भी एसएफएफ ने हमारे साथ बहुत योगदान दिया, जिस तरीके से असम राइफल ने दिया या लद्दाख स्काउट ने दिया, अभी अरुणाचल स्काउट भी आ गए हैं। इस तरफ से देखिए चीन अभी डरे हुए हैं। अर्पिता, बिल्कुल, यानी नीतीश, आपको क्या लग रहा है कौन कौन से और ऐसे तरीके हो सकते हैं जो चीन को जख्म दे सकते हैं, चीन को फिर से सोचने पर मजबूर कर सकते हैं? कैसे आंख दिखाकर भारत को वो निकल नहीं सकता है और सिर्फ बार बार बातचीत की टेबल पर लाकर बात नहीं होगी? साजिशों का दौर तो चीन की तरफ से लगातार जारी है। जी देखिए अर्पिता, मैं आपको बताऊं कि भारत पहले ही आर्थिक रूप से जो है चीन के खिलाफ सख्त कदम उठा रहा है। जो चीनी ऐप्स वगैरह हैं, जो काफ़ी 175 से ज़्यादा चीनी ऐप्स हैं, उन पर बैन लगा दिया गया है। तो आर्थिक रूप से नुकसान के अलावा अब कूटनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने का वक्त भी आ चुका है। और मैं एक बात आपको बताऊं अर्पिता, बहुत सम्मान के साथ दलाई लामा जब भी, जो सबसे बड़े तिब्बती लीडर हैं, वो जब कोई भी उनकी जो एक्टिविटी होती है, या यूं कहें, अगर एक हल्के शब्द में कहें कि अगर छींकते भी हैं तो चीन को उससे घबराहट होती है, वो उसके बारे में जानकारी रखना चाहता है। और तिब्बत से भी चीन बहुत घबराता है। तो ये दोनों चीज़ जो है, तिब्बत और दलाई लामा, इनसे चीन बहुत घबराता है और इसको भारत को एक कार्ड के तौर पर जो खेलना चाहिए, इंटरनेशनली इसको जो है एक्सपोज करना चाहिए चीन के डिजाइन्स को, और इसके अलावा तिब्बत को और आक्रामक रूप से जो है सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है, इसके मैं अलावा सभी को रोक रही हूँ। बड़ी खबर इस वक्त की भारत और चीन को लेकर, इस वक्त की बड़ी खबर ये कि भारत तिब्बत को लेकर अपनी नीतियों में बड़ा बदलाव कर सकता है, जैसा जिक्र हम कर रहे हैं। सूत्रों के हवाले से इस बात की खबर आ रही है कि भारत चीन को कूटनीतिक स्तर पर घेरने के लिए कुछ बेहद अहम कदम उठा सकता है, जिनमें तिब्बत को चीन के चंगुल से छुड़ाए जाने का मुद्दा भी शामिल है। और अगर ऐसा हुआ तो चीन के लिए भारत का यह दांव एक ऐसी चोट साबित होगा जिसका इलाज ना तो शी जिनपिंग की सेना के पास होगा और ना ही वहां की सत्ताधारी पार्टी के पास। न्यूज़ 18 इंडिया सुपर एक्सक्लूसिव। चीन पर इस वक्त की सबसे बड़ी खबर। चीन को तड़पाने वाला तिब्बत प्लान। तिब्बत की आजादी, चीन की बर्बादी। चीन के खिलाफ भारत का कूटनीतिक दांव। लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन लगातार अपनी चालबाजी से बाज नहीं आ रहा है। एक तरफ वो बातचीत कर रहा है तो दूसरी ओर भारत के खिलाफ साजिश रच रहा है। ऐसे में भारत अब नई चाल से चीन को तड़पा सकता है। भारत के इस नए डिप्लोमेटिक प्लान से चीन को बहुत बड़ा झटका लग सकता है, क्योंकि भारत अब चीन को घेरने के लिए तिब्बत पर अपनी नीति को बदल सकता है। ऐसे में भारत ने चीन के खिलाफ तिब्बत प्लान पर मंथन शुरू कर दिया है और भारत तिब्बत और ताइवान को मान्यता दे सकता है। यही नहीं, भारत चीन को घेरने के लिए तिब्बत के लोगों को खुला समर्थन भी दे सकता है। साथ ही भारत तिब्बत की निर्वासित सरकार को मान्यता भी दे सकता है। इसके अलावा भारत तिब्बत के युवाओं को लेकर एक फोर्स भी बना सकता है। ये फोर्स बांग्लादेश के मुक्ति वाहिनी की तर्ज पर हो सकती है। इतना ही नहीं, भारत तिब्बत में मानवाधिकार हनन को जोर शोर से भी उठा सकता है। साथ ही तिब्बत के समर्थन में भारत दुनिया को एकजुट कर सकता है। भारत और चीन के बीच सीमा पर तनाव की खबरें लगातार आ रही हैं और इन्हीं तनाव की खबरों के बीच अब एक खबर यह आ रही है कि चीन के कब्जे वाले तिब्बत में अब आजादी की मांग उठने लगी है और भारत ने इस मांग को लेकर एक ऐसा रणनीतिक दांव खेला है जिसका चीन के पास कोई जवाब नहीं है। भारत ने चाणक्य के सिद्धांत को अपनाते हुए दुश्मन के दुश्मन को अपना दोस्त बना लिया है और अब चीन मुश्किल में नजर आ रहा है।
तिब्बत के मोर्चे पर भारत की यह बदली हुई राजनीति चीन के गले की फांस बन गई है। ऐसा इसलिए क्योंकि 29 से 30 अगस्त की रात पेंगोंग झील के करीब चोटियों पर जिस एसएफएफ ने चीन की सेना को शिकस्त दी, वो चीन के कब्जे वाले तिब्बत के ही जाबाज थे। भारतीय सेना के इस एक्शन ने चीन को इस कदर हिला दिया कि चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स में भारत के खिलाफ एक के बाद एक कई आर्टिकल छाप दिए गए। ऐसे ही एक आर्टिकल में ग्लोबल टाइम्स की तरफ से लिखा गया है, भारत का निर्वासित तिब्बती नेताओं के साथ गठजोड़ करना और तिब्बत कार्ड खेलना अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जैसा है, क्योंकि चीन की आर्थिक और सैन्य ताकत भारत के मुकाबले कहीं ज्यादा है। जब बाइपोलर वर्ल्ड होता था, चीन और रूस और अमेरिका अलग अलग खेमों में बंटे हुए थे, उस वक्त वो सपोर्ट कर रहे थे उनको। तो आज तो पूरा यूरोप और पूरा अमेरिका चीन से जितने लोग परेशान हैं वो उसमें साथ आ सकते हैं। तो मुझे लगता है कि वो एक अच्छा मूव है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, तिब्बत के खिलाफ चीन के प्लान का पर्दाफाश। तिब्बत की धार्मिक पहचान खत्म करने की साजिश। भारत अब चीन से आर पार के मूड में है। एलएसी पर चीन के लगातार उकसाने के बाद भारत ने हर बार चीन को माकूल जवाब दिया है। यही वजह है कि अब भारत चीन को घेरने के लिए कूटनीतिक स्तर पर प्लान तैयार कर रहा है। मुझे लगता है कि आज जब आमने सामने का मामला है तो उसके मुद्दे पे पूरी दुनिया को एक करने की कोशिश करता है भारत, तो सही है। और अगर ठीक ठाक से मैनेज किया गया विदेश नीति को तो वो संभव भी है। वहीं दूसरी ओर चीन तिब्बत में कुछ और ही करने की साजिश रच रहा है। सूत्रों के हवाले से इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है कि चीन तिब्बत की धार्मिक पहचान खत्म करने की कोशिश कर रहा है। चीन चाहता है कि तिब्बत के लोगों को अल्पसंख्यक बना दिया जाए। शी की इस नई साजिश में इस बात का खुलासा हुआ है कि चीन तिब्बत में ज्यादा से ज्यादा चीनी लोगों को बसाने की कोशिश कर रहा है। डिस्को, बार, नाइट क्लब के जरिए चीन तिब्बत की सांस्कृतिक विरासत को खत्म करना चाहता है। इतना ही नहीं, तिब्बत को लेकर चीन इस कदर गिर चुका है कि वहां रेड लाइट एरिया बनाकर सामाजिक दुश्वारियां बढ़ाने की कोशिश कर रहा है। यही वजह है कि तिब्बत में भी चीन के खिलाफ लगातार आवाज बुलंद हो रही है। चाइना ये जो लड़ाई लड़ रहे हैं वो हमें सिर्फ सीमा की एक घुसपैठ की सिर्फ उतना ही नहीं देखना चाहिए। चीन का साजिश बहुत बड़ा है। वास्तव में तिब्बत के विषय को लेकर प्रस्ताव प्रेरित करना चाहिए कि तिब्बत के समस्या का समाधान के पक्ष पे। दूसरे देशों की सरहद में लगातार झांकने वाला चीन इस वक्त एक ऐसे चक्रव्यूह में घिरा हुआ है जहां उसकी एक भी गलती उसके लिए बहुत भारी साबित हो सकती है। और अगर तिब्बत के मोर्चे पर भारत चीन के खिलाफ कोई ठोस बंदोबस्त कर लेता है तो युद्ध के मैदान के बाद कूटनीति के मैदान में भी ये चीन की सबसे बड़ी शिकस्त होगी। तो भारत ने एक बार फिर चीन को मात दी और इस बार भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर चीन को पटखनी दी है। भारत को 4 साल के लिए यूएन के CSW यानी यूनाइटेड नेशन कमीशन ऑफ स्टेट ऑफ वुमेन का सदस्य चुन लिया गया है और यह संस्था यूएन की आर्थिक और सामाजिक परिषद की संस्था है, जिसमें जगह पाने के लिए भारत, चीन और अफगानिस्तान के बीच मुकाबला था और इनमें भारत और अफगानिस्तान को 54 में अधिकतर सदस्यों का साथ मिला, जबकि चीन को आधे सदस्यों का भी समर्थन नहीं मिल पाया। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि TS तिरुमूर्ति ने भारत को सदस्य चुने जाने पर खुशी जताई और ट्वीट करते हुए इसकी जानकारी दी। कमीशन ऑफ स्टेट ऑफ वुमेन महिला पुरुष समानता और महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने के लिए यह काम करता है। वहीं अमेरिका ने चीन पर एक बार फिर बड़ा प्रहार किया। अमेरिका ने चीन पर वीगर मुसलमानों के उत्पीड़न का आरोप लगाते हुए कहा कि चीन ने उनके ऊपर अत्याचार किया। अमेरिका ने चीन को फटकार लगाते हुए पूरी दुनिया से मांग की कि वो चीन के इस बर्बर करतूत के खिलाफ एक साथ आए। यही नहीं, अमेरिका ने चीन के उन 5 उत्पादों के आयात पर भी बैन लगा दिया जो शिनजियांग प्रांत में वीगर मुसलमानों से जबरन बनवाया जा रहा है।
उधर भारत चीन सीमा विवाद पर इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है। लद्दाख में एलएसी पर जारी तनातनी के बीच चीन का रुख नरम पड़ता दिख रहा है। भारत में चीन के राजदूत ने बातचीत के जरिए सीमा विवाद के सुलझने की उम्मीद जताई। उन्होंने कहा कि दोनों देशों के विदेश मंत्रियों के बीच बातचीत में बनी सहमति पर कायम रहने से परेशानियों का हल निकल सकता है। पिछले दिनों मॉस्को में दोनों देशों के विदेश मंत्रियों की मुलाकात हुई थी। चीन दुनिया का एक ऐसा मुल्क है जो अपने दोस्तों का भी सगा नहीं है। सबके लिए सिरदर्द बन चुके चीन ने पूरी दुनिया में जासूसी का एक ऐसा नेटवर्क खड़ा किया जो न सिर्फ चीन के दुश्मनों की जासूसी करता है बल्कि अपने दोस्तों को भी नहीं छोड़ता। ऑस्ट्रेलिया की सरकार के थिंक टैंक ASPI यानी ऑस्ट्रेलियन स्ट्रैटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट के मुताबिक चीन ने जासूसों की एक ऐसी फौज भी बना रखी है जो पूरी दुनिया पर नजर रखती है और इसकी रिपोर्ट सीधे चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग को होती है। कहीं कंपनी बनाकर चीन कर रहा है जासूसी, कहीं हथियारों की तकनीक की कर रहा है चोरी, कहीं छात्र बनकर घूम रहे हैं चीन के जासूस, कहीं कारोबारी की शक्ल में हो रही है निगरानी। चीन के सफेद पोश चोरों पर बहुत बड़ा पर्दाफाश। कंपनी बनाकर दुनिया भर में जासूसी का भांडाफोड़ होने के साथ साथ अब चीन की ऐसी बहुत सी करतूतों से पर्दा उठ रहा है। चीन की नजर सिर्फ उन देशों पर ही नहीं है जो उसे चुनौती दे रहे हैं, बल्कि चीन एक ऐसा मुल्क है जो अपने दोस्तों की भी जासूसी से परहेज नहीं कर रहा। चीन ने अपने जासूसों का एक ऐसा नेटवर्क तैयार कर रखा है जिसका पर्दाफाश ऑस्ट्रेलिया की सरकार के रणनीतिक थिंक टैंक ASPI यानी ऑस्ट्रेलियन स्ट्रेटेजिक पॉलिसी इंस्टीट्यूट ने किया है। ASPI की रिपोर्ट में सामने आया है कि चीन ने जासूसों की एक ऐसी फौज बना रखी है जो पूरी दुनिया में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग के इशारे पर काम करते हैं और इनकी रिपोर्टिंग सीधे शी जिनपिंग को होती है। चीन के राष्ट्रपति के सफेद पोश जासूसों की सेना इस तरीके से तैयार की गई है कि कोई इन पर शक नहीं कर सके। ये जासूसों की सेना दूसरे देशों के राज तो शी जिनपिंग तक पहुंचाते ही हैं, साथ ही दूसरे देशों के अंदरूनी मामले में भी दखल देते हैं। कई ऐसे देश हैं जिनके राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के चुनाव में भी इन्हीं का दखल रहा है। इनके काम करने का तरीका इतना शातिर होता है और इन्हें पर्दे के पीछे से सीधा शी जिनपिंग की तरफ से मदद मिलती है। ऑस्ट्रेलिया के रणनीतिकारों ने चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग की जासूस सेना से जुड़ी जो रिपोर्ट तैयार की है, उसके मुताबिक शी की सफेद पोश जासूस सेना चीन की कम्युनिस्ट पार्टी का एक अहम हिस्सा है और इसकी आड़ में ये पूरी दुनिया में चीन को फायदा पहुंचाने वाली साजिशों को अंजाम देती है। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी में यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट नाम का एक विंग है। UFWP यानी यूनाइटेड फ्रंट वर्क डिपार्टमेंट शी जिनपिंग के जासूसों के सबसे बड़े नेटवर्क में तब्दील हो चुका है। इस संगठन की बुनियाद 1939 में चीन की कम्युनिस्ट क्रांति के दौरान रखी गई थी और तब इससे जुड़े लोग माओ त्से तुंग के मुखबिर के तौर पर काम करते थे। यूनाइटेड फ्रंट का मुख्य काम उस समय की चीन की सरकार और धार्मिक समूहों की निगरानी करने का था, लेकिन अब यूनाइटेड फ्रंट की आड़ में शी जिनपिंग ने पूरी दुनिया में चीन के जासूसों का जाल बिछा दिया है। यूनाइटेड फ्रंट के जासूस विदेशों में चीन की साजिशों को अंजाम देते हैं और दूसरे देशों की घरेलू राजनीति को प्रभावित करते हैं। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, अमेरिका, ब्रिटेन और अर्जेंटीना में यूनाइटेड फ्रंट के जासूस सबसे ज्यादा सक्रिय हैं। चीन यूनाइटेड फ्रंट के माध्यम से दूसरे देशों की राजनीतिक व्यवस्था को प्रभावित करने का कार्य कर रहा है। साथ ही साथ दूसरे देशों से जो उच्चतम तकनीकी है, नवीनतम तकनीकी है, उसे चोरी छुपे हासिल करने का प्रयास कर रहा है। वैसे तो यूनाइटेड फ्रंट चीन की कम्युनिस्ट पार्टी की एक शाखा है, लेकिन इसके अंदर भी कई शाखाएं काम करती हैं जिनकी अलग अलग जिम्मेदारियां होती हैं। कहीं ये दूसरे देशों की सेना के राज चुराते हैं तो कहीं ये दूसरे देशों की राजनीति को प्रभावित करते हैं। यूनाइटेड फ्रंट की जड़ें दुनिया के कई देशों में काफी गहरी हो चुकी हैं
और ये अलग अलग देशों में दिखाने के लिए कोई संस्था बनाते हैं और फिर उसकी आड़ में अपनी काली करतूतों को अंजाम तक पहुंचाते हैं। दुनिया भर में चीन के जितने नागरिक हैं, उनके सामाजिक और सांस्कृतिक संगठन चीन के यूनाइटेड फ्रंट से जुड़े हुए हैं और चीन के एजेंट के तौर पर काम करते हैं। उनके अलावा यूनाइटेड फ्रंट के लोगों को चीन छात्र या कारोबारी बनाकर दूसरे देशों में भेजता है, जिनका काम उन देशों की रक्षा और दूसरी तकनीक चुराकर चीन भेजना होता है। इसके अलावा चीन के ये जासूस जहां भी सक्रिय होते हैं, वहां चीन के पक्ष में माहौल बनाने में जुटे रहते हैं। इसके लिए यूनाइटेड फ्रंट ने अमेरिका में चाइना न्यूज सर्विस बना रखी है। यूनाइटेड फ्रंट के लोग इस बैनर के तले काम करते हैं। ऑस्ट्रेलिया में यूनाइटेड फ्रंट के लोगों ने पैसिफिक मीडिया ग्रुप बना रखा है। सबसे गंभीर बात ये कि चीन अपने इन जासूसों की मदद से दूसरे देशों की राजनीति में सीधी दखलंदाजी करता है। वो अलग अलग देशों के राजनीतिक दलों को चंदा देकर उस देश की नीतियों को चीन के पक्ष में तैयार कराने की कोशिश करता है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने इसे अपना सीक्रेट हथियार का करके संबोधित किया है, जो पूरी दुनिया में चीन की नीतियों को विस्तारित करने का कार्य कर रहा है, चीन की छवि को अच्छा करने का प्रयास कर रहा है। चीन सरकार आधिकारिक तौर पर यह नहीं मानती है कि यूनाइटेड फ्रंट चीन की सरकार से जुड़ा है या इसका वहां की कम्युनिस्ट पार्टी से कोई लेना देना है, लेकिन सच्चाई यह है कि यूनाइटेड फ्रंट का यह पूरा खेल शी जिनपिंग पर्दे के पीछे से खेल रहे हैं और उन्हें यह विरासत में मिला है। शी जिनपिंग के परिवार और यूनाइटेड फ्रंट का रिश्ता दशकों पुराना है। शी जिनपिंग के पिता शी जोंगशन यूनाइटेड फ्रंट से जुड़े थे। शी जोंगशन ने तिब्बत में चीन की नीतियां लागू करने के लिए यूनाइटेड फ्रंट का इस्तेमाल किया था। इसी संगठन के एजेंटों की मदद से शी जोंगशन ने तिब्बत में दलाई लामा और पंचेन लामा के खिलाफ साजिश रची थी। शी जिनपिंग के दो भाई भी यूनाइटेड फ्रंट से जुड़े रहे हैं। चीन का राष्ट्रपति बनने के बाद 2015 में शी जिनपिंग ने यूनाइटेड फ्रंट का विस्तार किया था। खुद शी जिनपिंग जब चीन के फुजियान प्रांत के नेता थे, तब उन्होंने यूनाइटेड फ्रंट का इस्तेमाल ताइवान में जासूसी के लिए किया था। शी जिनपिंग कई मौकों पर यूनाइटेड फ्रंट को चीन का जादुई हथियार बता चुके हैं। यही नहीं, चीन के कई ऐसे उद्योगपति हैं जो असल में यूनाइटेड फ्रंट के लिए ही काम कर रहे हैं। उन उद्योगपतियों के जरिए चीन दूसरे देशों में पूंजी निवेश करता है और फिर कारोबारी रिश्तों के नाम पर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर का खेल खेलना शुरू कर देता है। जानकार मानते हैं कि टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और कुछ नहीं बल्कि दूसरे देशों का डेटा और वहां की महत्वपूर्ण तकनीक चोरी करने का हथकंडा है। जानकार मानते हैं कि चीन के ऐसे जासूस हजारों की संख्या में हैं और पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। ASPI की रिपोर्ट में बताया गया कि महान दार्शनिक कन्फ्यूशियस के नाम पर चीन के लोग इंस्टीट्यूट अमेरिका और दूसरे देशों में खोले बैठे हैं, वो भी यूनाइटेड फ्रंट के अड्डे ही हैं। हाल ही में अमेरिका ने भी कन्फ्यूशियस इंस्टीट्यूट को बोरिया बिस्तर समेटने का अल्टीमेटम जारी कर दिया, जिस पर चीन बौखलाया हुआ है। अमेरिका ने जासूसी के शक में ही चीन के 1000 नागरिकों का वीजा रद्द करने का फैसला किया।